हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है। और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, बिकॉज सोशल फार्मेसी में हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या क्या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो चीज़ पे मेन फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू जो प्रोग्राम्स या पॉलिसीज जो लॉन्च की जा रही हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे। आज मैं सिर्फ एक सिंगल टॉपिक ही कवर करूँगी। यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके क्या की एलिमेंट्स थे एंड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था एंड इसके जो मेन जो है इसमें प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। ये इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार द्वारा क्या 10 प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है, उसको पूरा पूरा आपको याद करना होगा। उन सिद्धांत के क्या क्या नाम है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हम अच्छे से अगर पढ़ेंगे, एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो हम अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। देखिए, सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में ना आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको सब कुछ पता ही है। ये जो भी चीज़ें हैं सोशल फार्मेसी में आपके इर्द गिर्द ही होती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडिया में। जो लोअर लोग हैं, जो लोअर पब्लिक है, जो हमारी जो गरीबी स्तर के नीचे आते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा टॉपिक पे डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं अपना टॉपिक ये चालू करती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसलिए आप इसको एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा और एग्जाम में बढ़िया से लिख कर आना है फिर। ठीक है। पूरे पूरे मार्क्स आपके आने चाहिए इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जहां पर मैं अभी दिखा रही हूँ आपको हैंड के थ्रू। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ये 3 चरणों में हुई है। ठीक है। तो जब इसका फर्स्ट चरण जो बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली सरकार को, तो सरकार ने फिर इसका सेकंड फेज निकाला। सेकंड फेज निकालने के बाद फिर थर्ड फेज निकाला। देखिए, जो भी हेल्थ पॉलिसी होती है ना, तो वो छोटे समय के लिए नहीं होती, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी को आप तुरंत खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हर सिस्टम को पहुंचाने के लिए आपको एक लंबा समय तैयार करना पड़ता है, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेन है, जनरल अवेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हमारे लिए टफ और स्ट्रगल वाला फेस होता है। ठीक है। तो हम पॉलिसी तो बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिससे कि उसका मोटिव पूरा हो सके, पूरा पूरा बेनिफिट लोगों को मिल सके। तो ये सबसे बड़ा टास्क रहता है सरकार का। ठीक है। जैसे कि हर एक बच्चे तक इस पॉलिसी का ज्ञान होना और वहां तक इसकी सुविधाओं का पहुंचाना ही टास्क सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे है आपका 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज अभी तक लॉन्च हुई हैं, और हर एक पॉलिसी करीब 15-16 साल या 17 साल या 20 साल तक की पॉलिसीज रहती हैं, जिससे कि एक एक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी चल रही है, उसका इम्यूनाइजेशन कराया, उसके बाद उसमें 50% लोगों को लाभ मिला, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम कंटिन्यूअसली उस पर फोकस करेंगे, उस बीमारी पे, कि अब कितने पेशेंट बाकी हैं, अब कितना ज्यादा डेटा ये तैयार हुआ है कि इसके टीबी के कितने मरीज मिले हैं, एड्स के कितने मरीज मिले हैं, लेप्रोसी के कितने मरीज मिले हैं, उस डेटे से हमें पता चलता है कि हमारी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही है। ठीक है। तो इसी तरह ये 3 चरणों में इसको बनाया गया है। देखिए, पहला जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम आई थी वो 1983 में आई थी, और फिर सेकंड आपकी आई 2002 में, और थर्ड नेशनल पॉलिसी आपकी आई 2017 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 1983 की
टू अटेन द ऑब्जेक्टिव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। सबसे पहले इसका जो गोल रहा था वो हेल्थ फॉर ऑल, सबकी जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए 2000 तक। अभी तो 2023 चल रहा है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर्मुलेटेड, उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर होता था, अभी क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर हो गया। ठीक है, हमें फैमिली को लेके चलना है पूरी अच्छे वेल बीइंग के लिए। तो ये 1983 में फॉर्मुलेटेड हुई थी और इसके कुछ जो की एलिमेंट थे वो इस प्रकार है। क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ शायद, तो मैं थोड़ा सा पॉज ले लेके बोलूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि क्या है इसका, हमें अवेयरनेस फैलानी है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कम्युनिटी में है, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कस्बा या पर्टिकुलर गांव या पर्टिकुलर एरिया में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। बीमारी के बारे में पता होना, जो प्रॉब्लम्स है, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका की एलिमेंट था। और क्या था, मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि उस कम्युनिटी के द्वारा ही उस हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे पहला इसका की एलिमेंट था। जैसे कि मान लीजिए एक, मैं अगर पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि अभी किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मलेरिया हो रहा है लोगों को। ठीक है, मलेरिया हो रहा है तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमें उनको अवेयरनेस कराना है मलेरिया के बारे में, सॉरी मलेरिया के बारे में उनको अवेयरनेस फैलानी है। ये किस किस वजह से हो रहा है, इसको होने से आपको क्या क्या हो सकता है, और ये ना हो उसकी वजह से आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अवेयर करेंगे लोगों को कि आप अपने घरों के आसपास गंदगी को ना होने दें, जो आपकी सीवेज वगैरह जा रहे हैं, जो नालियाँ हैं, जो पनाले हैं, वो अच्छे प्रॉपर मैनेजमेंट उनका हो, कहीं पे भी ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, गंदा पानी इकट्ठा ना हो, जिससे कि वो वहाँ पे मच्छर पनपे और बीमारी फैले। ठीक है, तो हम ये इस प्रॉब्लम को क्या हम कम्युनिटी के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, उनको ये अवेयर करा के कि आप अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखिए। तो इस तरह से क्या होगा, सैनिटाइजेशन होने से ही बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जब बीमारियां होंगी ही नहीं तो फिर बाकी की आपको फिर कोई मेडिसिन या हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कम्युनिटी के द्वारा ही उन बीमारियों को सॉल्व कर सकते हो, कम कर सकते हो। supply of safe drinking water and basic sanitization using technology that people can afford। ठीक है, मतलब कि safe drinking water it's a mandatory things। ठीक है, तो इसकी सप्लाई होना और बेसिक सैनिटाइजेशन होना यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल कराना। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस इन हेल्थ सर्विसेज बाय कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेथन बनाना, उसको जो इम्बैलेंस है वहाँ पे उसको बैलेंस करना है। वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हमें जो इम्बैलेंस है, जो एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस है, इसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है अभी। ठीक है, और कंसर्न एक्शन टू द कॉम्बैट वाइड स्प्रेड मल न्यूट्रिशन। सबसे ज़्यादा जो मल न्यूट्रिशन के लोग हैं, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिशन की बहुत मतलब न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में है, जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो असहाय हैं। ठीक है, तो उन पे ज़्यादा हमें कंसंट्रेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, मल न्यूट्रिशन का जो स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है, जो भूखमरी द्वारा जो फैल रहा है, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे उनका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, उनको उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को कम करना है। तो ये बेसिक एलिमेंट थे जब सबसे पहले आपकी 1983 में ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी को बनाया गया था।
तो उसमें ये मेन चीजें यहाँ पे बताई गई थी। अभी उसके बाद आता है आपका 2002 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब इसी का ही फेज 2 जब आया तो उसमें क्या हुआ, हमने कुछ हद तक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम कम कर पाए, ठीक है, उससे होने वाले जो पेशेंट की दर थी उसको कम कर पाए, तो इसका फेज 2 आया। फिर हमने यहाँ पे नए ऑब्जेक्टिव सेट किए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इसमें नए ऑब्जेक्टिव सेट किए गए। तो उसमें क्या क्या था, अभी देखिए, अचीविंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ फॉर ऑफ अ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन के लिए, जो भारतीय की जो पॉपुलेशन है हमारी, उसको एक स्टैंडर्ड गुड हेल्थ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या आता है, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन सभी के लिए, जो आपके जो माताएं हैं, जो डिलीवरी करने वाली माताएं हैं या जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं, उनको जब तक आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कैसे एक एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएंगे। जब उसकी खुराक अच्छी होगी, जब वो अच्छे से खाएगी पिएगी, आयरन रिच फूड लेगी, विटामिन लेगी, ठीक है, तभी तो वो एक अच्छे बेबी को बर्थ दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। डिसेंट्रलाइजिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके हमें क्या करना है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपका केंद्र बना हुआ है, एक सेंटर है, वहीं से सब कुछ ये चीज हो रही है, सारे चीजों को एक ही सेंटर कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छोटे छोटे अलग अलग सब जगह केंद्र बनाने हैं जिससे कि लोगों को फैसिलिटी मिल सके, ठीक है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत हो। अब ऐसा नहीं जैसे कि एक गांव है और वहां पर एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, और वो बड़ा हॉस्पिटल 4-5 कस्बों को कवर कर रहा है, जब भी किसी को बीमारी हो रही है वो उतनी दूर चल के उसी हॉस्पिटल में आके भर्ती हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जगह पे कुछ कुछ क्लिनिक वगैरह, आपके नर्सिंग होम्स और आपके मेडिकल स्टोर इस तरह से होने चाहिए। तो क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, मतलब कि इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना है। ensuring a more equitable access to health services across the social and geographical expanse of India। देखिए इस चीज को समझिए, हमें क्या करना है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। सोशल में हमारे जो समाज है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो जियोग्राफिकल मैनर पे भी बहुत ज्यादा जो भेदभाव है, जैसे कि आप तो साउथ से आए हुए हो, आप नॉर्थ से आए हुए हो, आपका इलाज पहले होगा, आपका बाद में होगा, आप वीआईपी हो, ये हो वो हो, तो मतलब आप इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, आपकी ये जात ये है, आप ये हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सभी के लिए, सब बराबर है हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। तो सोशल स्तर पे और जियोग्राफिकल स्तर पे भी ये चीज सब इक्विटेबल होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव रहा। अभी क्या है, इनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन करना है प्राइवेट सेक्टर को भी। देखिए सरकारी अस्पताल उतने ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन को इनहांस करना होगा, जिससे कि हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी उपलब्ध हो सके, हमारे पास ज्यादा अवेलेबिलिटी हो बेड्स की, मेडिसिन्स की, ठीक है। तो जब हम सब मिलके, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके जब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, तभी हम हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई अकेला प्राइवेट सेक्टर इम्प्रूव नहीं कर सकता, कोई अकेला गवर्नमेंट सेक्टर इस हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकता, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास पैसे हैं और उसका कोई बंदा बीमार है, लेकिन उसका हॉस्पिटल इतना दूर है कि उसको आने जाने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमें उस जगह पे भी हेल्थ केयर सिस्टम को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। एम्फेसाइजिंग रैशनल यूज ऑफ ड्रग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
आज के टाइम में, आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मैं ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो हमें क्या, रैशनल यूज, जो मतलब बीमारी को ख़त्म करने वाली जो दवाई है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अननेसेसरी हर एक दवाई को उसमें इंक्लूड कर लो। तो रैशनल यूज करना है, उसी पे हमें इम्फेसाइज करना है, उस पे ज्यादा फोकस करना है, रैशनल यूज पे, बीमारी पे, पेशेंट की हेल्थ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब रैशनल यूज करना है ड्रग्स का। इंक्रीजिंग एक्सेस टू सिस्टम ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में मतलब सारी, ऐसा नहीं सिर्फ एलोपैथिक के ही बारे में बात हो रही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी सिर्फ एक एलोपैथिक को ही बढ़ावा नहीं देती है, इसमें आपके सारे आपका जो पूरा आयुष है, ठीक है, आपका होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ये सब लोग मिलके जब हम लोग काम करेंगे तभी हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत और अच्छा बना सकेंगे। ठीक है, तो ये 2002 वाली जो पॉलिसी थी उसमें ये चेंजेस किए गए। ठीक है, उसके बाद 2017 में आई पॉलिसी जो कि अभी भी हमारे ऊपर लागू होती है। ठीक है, ये अभी चालू है, तो 2017 की पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका क्या एम था कि हमें क्या करना है, टू इन्फॉर्म, क्लैरिफाई, स्ट्रेटन एंड प्रायोरिटाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज शेपिंग हेल्थ केयर सिस्टम इन ऑल द डायमेंशन। सभी डायमेंशंस में हमें हेल्थ केयर सिस्टम को हमें क्या करना है, क्लैरिफाई करना है, मतलब कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्लियर होना चाहिए, सारी इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, स्ट्रेंथ एंड मजबूती प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आपको प्रायोरिटीज देनी है, इस चीज को, हेल्थ को आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है। ठीक है, तो ये इसके मेन एम है, इसके जो प्राइमरी एम है वो ये है। और आपका ये जो है इम्प्रूव, आपका जो ऑब्जेक्टिव हुआ इसका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का, improve health status through concerted policy action in all the sector and expand preventive, promotive, curative, palliative and rehabilitative। मतलब इसका क्या होता है कि आप जानते हैं ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जो हमें किसी भी चीज की अगर आपको आदत लग गई है, किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स की, तो उसको कैसे हम इस तरह से सेंटर में लाके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सर्विसेज को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब सारे सेक्टर्स में हमें काम करना है। ठीक है, और हमें क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि क्वालिटी, एक कोई पेशेंट आया, महीनों महीनों से उसकी दवाई चल रही है, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, पेशेंट भी परेशान है, आने जाने से उसका जितना सेविंग्स थी सारी खत्म होती जा रही है। इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, रैशनल यूज को ये करना है, आपकी जो प्रोटेक्टिव दवाई है, जो प्रोडक्टिव दवाई है, उन्हीं का यूज करना है। अभी उसके बाद आ जाते हैं की पॉलिसी प्रिंसिपल्स। इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो नेम है आपको एट इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन, इसको बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको आप ऐसा नहीं कि बना के लिख दें कुछ भी। तो सबसे पहला है प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। सबसे पहली चीज यही है कि पारदर्शिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनल मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मतलब अखंड होना, एथिक्स मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, जस्टिस हो, उस चीज पे ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कि इसके अंदर जो मैटर है, ठीक है, तो उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन ये जो आपका मेन जो प्रिंसिपल का नाम है उसको आपको एट इज इट लिखना पड़ेगा। आप जैसे फिर उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी तरह का जेंडर बेसिस पे, पॉवर्टी बेसिस पे आपके पास पैसे नहीं है, या आप ज्यादा अमीर हो तो आपका इलाज पहले होगा, आप इस कास्ट के हो तो आपका इलाज पहले होगा, कोई डिसेबिलिटी है तो उसको नहीं देख रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, किसी को बहिष्कार किया गया, अरे आपको गांव से निकाला जा चुका है, आपका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जियोग्राफिकल बैरियर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो दूसरे दूसरे रीजन से आए हुए लोग होते हैं उनको किसी भी तरह का मतलब भेदभाव नहीं करना है, इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ केयर इंक्रीजेस, अफोर्डेबिलिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इक्विटी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, जैसे कि मान लीजिए जितने ज्यादा आप हॉस्पिटल की सुविधाओं को लेते हैं उतना ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ केयर इंक्रीज होता चला जाता है।
ठीक है। जितनी ज्यादा आप वहाँ पे टेस्ट कराएंगे या वहाँ की फैसिलिटीज को ले रहे हैं, आपने बढ़िया बेड ले लिया, वहाँ पे एसी रूम है, टीवी है, तो उसी तरह से आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि जितना आपका जो टोटल कंजप्शन है वो एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, इट्स मंथली नॉन फूड कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है, इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि मतलब कोई बंदा है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, उसकी मतलब कि उसकी जो अर्निंग है, ठीक है, उसका 10% के अंदर ही उसका इलाज हो सके, मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। आपको कोई भी पेशेंट आया, मान लीजिए कम उसका अर्निंग है, कोई रिक्शा चालक है, तो उसकी जितनी सेविंग नहीं है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो गया, तो क्या वो गरीबी स्तर में तो पहले से ही था, वो और ज्यादा ये हो गया। तो जो अफोर्डेबल इलाज है वो हम उसको दें, तो ये एक इसका बहुत मेन बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफोर्डेबल इलाज उसको प्रोवाइड हो सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी हो सके। यूनिवर्सैलिटी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑन द ग्राउंड ऑफ करंट हेल्थ स्टेटस। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल चीज होनी चाहिए, किसी तरह का जो एक्सक्लूजन है सोशल स्तर पे या वित्तीय मतलब पैसों के स्तर पे, इकोनॉमिक पे, या जो आपका ग्राउंड्स ऑफ करंट हेल्थ स्टेटस है उसके स्टेटस पे, ये सबको एक्सक्लूजन करना है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करना है। तो ये चीजें हैं इसमें, मतलब एक ही टाइप का यूनिवर्सल हो आपका। फिर आता है पेशेंट सेंटर एंड क्वालिटी ऑफ केयर। पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, अंट शंट चीजें नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर पे ध्यान देना है, सारा जो फोकस है वो पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। और जो भी जेंडर सेंसिटिव चीजें हैं, जो आपका अगर मान लीजिए किसी को कुछ मतलब कुछ वैसा आपका प्रॉब्लम है, कुछ प्राइवेट आपका है, जो आपका डेटा है उसको प्राइवेट रखा जाए, प्राइवेसी मेंटेन हो, किसी तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी को मतलब डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हमें काम करना है, सबकी प्राइवेसी को सेफ रखा जाए। जैसे कि अभी क्या होता है, कोई कोई को ऐसे कोई गुप्त रोग हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है फिर उनका मजाक बनेगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी इमेज खराब होगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट सेंटर्ड केयर देनी है और उसको जल्द से जल्द क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में, फाइनेंशियली हो चाहे आपकी ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग में आपकी। जैसे बहुत ज्यादा क्या है, अभी हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है, हर एक अब तो हर एक सेक्टर में करप्शन तो है ही। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका इलाज पहले हो जाएगा, आपका नंबर पहले लगवा देंगे, आपका टेस्ट अभी 24 घंटे के अंदर दे देंगे, इतना पैसा जमा करना है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सिस्टम में, ये सब चीज सिस्टम के लिए है, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको एक ही पैमाने पे नापा जाए, गरीब अमीर सब एक ही लाइन में खड़े हों। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और आपका ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इंक्लूसिव पार्टनरशिप, जैसे कि हमने पहले भी बात की, मतलब कि पार्टनरशिप करके चलना है, प्राइवेट सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट मतलब उसमें कुछ कुछ आपका क्या होगा, जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका प्रॉपर इलाज नहीं है, आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, अगर आपका सरकार का टाई अप रहेगा वहां पे, तो आपका कम पैसों में इलाज हो पाएगा, कुछ आपको कम पैसे लगेंगे। तो पार्टनरशिप करनी है। प्लूरलिज्म, मतलब कि आपको सबको लेके चलना है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो इसका प्रिंसिपल था, जो ऑब्जेक्टिव था, हमें सिर्फ एलोपैथिक को ही बढ़ावा नहीं देना है, हमें सिर्फ सारे जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, आयुष आपका आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सभी को लेके चलना है। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और डिसेंट्रलाइज करना है, कोई एक बंदा सबको ऑर्डर नहीं देगा, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन सब जगह बने होंगे, सबको हक होगा इसमें कुछ चेंजेस करने का। कि कोई किसी का पेशेंट चल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको वही मेडिसिन चलेंगी, उसका जो हेल्थ इंप्रूव हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। तो डिसेंट्रलाइज करना है। ठीक है, और डायनामिक्स एंड अडेप्टिवनेस,
मतलब नए नए बदलाव करने हैं और उनमें ढलना है, ठीक है। जो नहीं कि पहले से जो चीज चली आ रही है बस उसको आंख बंद करके वही चीज कर रहे हैं। आजकल इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक चीज में, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, केयर में हो रहा है, नए नए आपके मेडिकल डिवाइसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं उस तरह से हमें उस चीज में ढलना है, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके और कम समय में ज्यादा रिजल्ट पा सके, ठीक है। तो इसके ये 10 प्रिंसिपल्स थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो प्लीज अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, इनको शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करिए, सबसे बेस्ट होता है नोट डाउन करना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके बस रखा रह जाएगा वो, और अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। फिर आप वीडियो पर आएंगे कि पता करेंगे कि इसके बारे में क्या कहा था, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, जितना ज्यादा नोट डाउन करेंगे उतना चीजें आपको दोबारा फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।